Please like, subscribe and press bell icon for all notification. पर हमें एक सीक्वेंस एक्सन दे रखी है और इसकी जो टर्म्स हैं सेम टर्म है लेकिन ऑल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव है। एग्जांपल के तौर पर +1 फिर -1 फिर +2 और फिर -2, इस तरह से ये आगे बढ़ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं एक बार ये 0 के लेफ्ट में जाती है और एक बार ये 0 के राइट में जा रही है। 0 के लेफ्ट में जाने का मतलब है ये नेगेटिव जा रही है और 0 के राइट में जाने का मीनिंग है ये पॉजिटिव जा रही है। फिर एक सीक्वेंस yn डिफाइन की गई है जो xn की टर्म्स हैं, सीक्वेंस की टर्म्स हैं, उनका एवरेज है ये। तो सीक्वेंस का एवरेज है, इसका मतलब हमें ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें कॉची की जो थ्योरम थी लिमिट पर, उसका हम यूज कर सकते हैं या एक एप्लीकेशन उसकी ये हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि क्या-क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ यूनिक लिमिट। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी यूनिक लिमिट होगी। अगर मोनोटोनिक और बाउंडेड दोनों है तो सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्जेंट होती है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, मतलब अगर बाउंडेड है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। एग्जांपल के तौर पर 1 -1 1 -1 इस तरह से ले लीजिए। और दूसरी बात, अगर सीक्वेंस मोनोटोन है तो तब भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, तब ये भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा आप ले सकते हैं e⁻x या n। यहाँ पर सीक्वेंस हमेशा इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो अगर सिर्फ एक इसमें पॉसिबिलिटी है, क्या तो बाउंडेड तब भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती है, या सिर्फ मोनोटोन तब भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों को बाइंड कर दिया जाए तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। तीसरा पॉइंट है, अगर कन्वर्जेंट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो मोनोटोन होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं अल्फा प्लस एक्सन को इस तरह से -1 अपॉन n। यहाँ पर xn ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, यानी कि मोनोटोन नहीं है, फिर भी ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है। और हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची भी होती है और बाउंडेड भी होती है। अब रिकॉल करते हैं कॉची की फर्स्ट थ्योरम जो लिमिट पर थी, क्या है वो। तो अगर कोई सीक्वेंस xn है और उसकी लिमिट l है, यानी कि एक लिमिट l है, इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो अगर हम एक दूसरी सीक्वेंस बनाएं जो इसी की टर्म से हो, यानी कि एवरेज हो, x1 x2 सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n, तो इस सीक्वेंस की भी जो लिमिट होगी वो l होगी। अगर ये जो सीक्वेंस है ये कोई दूसरी सीक्वेंस है लेकिन इसकी लिमिट भी सेम होगी। लेकिन यहाँ पर जो सीक्वेंस xn दे रखी है जिसके टर्म्स कुछ इस तरह से है, √1 -√1 √2 -√2, ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट नहीं है। दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। लेकिन इसका जो एवरेज है वो कन्वर्जेंट है। किस तरह से आप देखिए, अगर मैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 यहां से अगर मैं देखता हूं तो √1 माइनस √1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0। x1 हमारी क्या थी, हमारी √1 है यानी कि 1 है वो। तो जो टर्म्स आ रही हैं उसको मैं नीचे की लाइन में लिख रहा हूँ। पहली 1 आया यानी कि पहला फर्स्ट वैल्यू, यानी कि 1/2 आप देख सकते हैं इसको। लेकिन एवरेज निकालने के लिए 2 चाहिए हमें, तो ये यही ठीक है। पहला 1, दूसरा आपका यहाँ पर 0 आया। तीसरी टर्म क्या आएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, वो क्या होगा, √1 माइनस प्लस √1 माइनस √1 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से आएगा √2 डिवाइडेड बाय 3 और √2 की वैल्यू 1.414 डिवाइडेड बाय 3, और ये अप्रोक्सीमेट होती है, दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0.471, और ये लेस देन 1 है, आप देख ही सकते हैं, या आप इसको लेस देन हाफ भी कह सकते हैं। अब आपका x4 निकालेंगे तो वो 0 होगा, लेकिन x5 निकालेंगे तो ये x3 से लेस होगा।
x3 से लेस होगा, इसका मतलब 0 की तरफ टेंड कर रहा है। फिर आप x6 निकालेंगे, वो 0 आएगा, और x7 जो है वो x5 से भी लेस होगा, यानी कि x7 x5 से भी लेस होगा और टेंडिंग टू 0। फाइनली ये जो सीक्वेंस है, जिसको हम yn भी कह सकते हैं, ये टेंड करेगी 0 को, और 0 को अगर अप्रोच कर रही है तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है। इस हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सीक्वेंस मोनोटोन नहीं है, क्योंकि कभी 0 आ रहा है, कभी कुछ वैल्यू आ रही है, फिर 0, फिर वैल्यू। ऑप्शन ए यहाँ से डिस्कार्ड हो जाता है। बाउंडेड, बाउंडेड आप इसको, ये सीक्वेंस बाउंडेड है क्योंकि सारी की सारी टर्म्स आपकी पॉजिटिव आ रही हैं, और आप कह सकते हैं 2 से लेस हैं, 2 से लेस हैं, तो ये बाउंडेड तो है लेकिन नॉट बाउंडेड क्या रखा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, बाउंडेड तो है लेकिन साथ ही साथ वो कन्वर्जेंट भी है, इसलिए ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है जो कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और हमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। तो अगर किसी इक्वेशन के लिए अगर हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं और वो 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो कप या कैप शेप में इस तरह होगा, क्योंकि डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है कि वहां पर टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है तो इसका मतलब है कि अगर हम आगे की वैल्यूज के लिए हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करें तो वो हो सकता है 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पॉसिबल चांस है कि 2 रूट हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर डेरिवेटिव 0 है तो वहां पर रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। मान लीजिए किसी एक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से है जो एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है, जैसे कि साइन वेव फंक्शन होता है, तो यहाँ पर कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ऑसिलेटरी फंक्शन है और वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इस टाइप का ग्राफ मान लीजिए 5 प्लस साइन एक्स टाइप का अगर कुछ है तो उसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन इस केस में ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं। लेकिन पॉलिनोमियल इक्वेशन में मोस्ट प्रोबेबली ऐसा केस होता है कि अगर डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं, और अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका मतलब है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो उसके 2 रूट इक्वल रूट्स होते हैं और 2 रूट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन का अगर डेरिवेटिव निकालें, यानी कि f प्राइम x अगर फाइंड आउट करते हैं, तो ये होगा 9x रेज़ टू द पावर 8 प्लस 7x रेज़ टू द पावर 6 प्लस 5x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3x रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1। तो आप देखिए सारी की सारी पावर यहाँ पर इवन पावर है, तो कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा। कुछ भी चाहे पॉजिटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव आना ही है, और नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। तो कभी भी f प्राइम x आपका 0 नहीं होगा, यानी कि वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ पर यानी कि कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन इस तरह की कंडीशन तो है नहीं। अब यहाँ पर हम डिस्कार्ट रूल अप्लाई करते हैं। डिस्कार्ट रूल क्या था कि अगर यहाँ पर कोई भी साइन चेंज दिखता है तो उसका एक पॉजिटिव रूट होगा, लेकिन यहाँ पर आप गिवन इक्वेशन में कोई भी साइन चेंज नहीं देख रहे हैं, तो इसका कोई भी पॉजिटिव रूट तो नहीं है। लेकिन अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें, x को अगर रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से, तो भी यहाँ पर हमें एक चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो मिलेगा x रेज टू द पावर 9 माइनस एक्स रेज टू द पावर 7 माइनस एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1। तो आप देखिए यहाँ पर एक साइन चेंज मिल रहा है, यानी कि इसका एक नेगेटिव रूट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हमसे तो पूछा गया था रियल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो ऑप्शन ए आपका ट्रू होगा। एफ दे रखा है जो R2 से R पर डिफाइन है और इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया गया है, तो हमें बताना है कि उसका पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि fx और fy 0 0 पर क्या होंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव सबसे पहले हम विद रेस्पेक्ट टू x चेक करते हैं 0 0 पर, और उसको मैं इन टर्म्स ऑफ लिमिट लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x कोऑर्डिनेट में h प्लस करेंगे कॉमा 0 माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 0 डिवाइडेड बाय h। इसका मतलब हुआ
लिमिट h टेंस टू 0 f h कॉमा 0 माइनस 0 अपॉन h, और गिवन एक्सप्रेशन से फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, एच क्यूब अपॉन एच स्क्वायर, और ये वाला एच यहाँ पर प्रोडक्ट में आ जाएगा तो एच क्यूब से एच क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी लिमिट 1 आ जाएगी, यानी कि एफ एक्स एट 0 0 आपकी वैल्यू 1 है। तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाता है, तो बचा ऑप्शन आपका बी और डी, इनकी पॉसिबिलिटी है। तो अब हम एफ वाई निकालते हैं, एफ वाई एट 0 0, इसको भी सेम प्रोसीजर से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, के टेंस टू 0 एफ 0 कोमा y कोऑर्डिनेट में प्लस करेंगे 0 प्लस के माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 0 डिवाइडेड बाय की, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट k टेंस टू 0 f 0 कोमा के माइनस 0 डिवाइडेड बाय के, क्योंकि आपका x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है जिसको मैंने बिग सर्कल किया, इसलिए फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 अपॉन के, यानी कि आपका 0 वैल्यू। एफ वाई 0 है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। एक ट्रिपल इंटीग्रल दे रखा है और हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप देख सकते हैं कि जो अपर लिमिट है उसमें z और y यूज़ किया गया है, तो जो वेरिएबल यूज़ नहीं किया गया है वो x है, तो सबसे पहले हमें उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। अगर हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो वाई स्क्वेयर और जेड क्यूब इसको हमें एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना होगा, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, और इसकी लिमिट 0 से y। एक चीज और याद रखेंगे, जो वेरिएबल लिमिट में यूज हो जाता है वो किसी और का लिमिट होता है, तो यहाँ पर अब ये जो लिमिट है ये 0 से z और ये 0 से 1, dy dz, इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा। 1/2 आउटसाइड लिया हमने, 0 से 1 और 0 से z, ये हमें मिलेगा वाई स्क्वेयर जेड क्यूब और वाई स्क्वेयर, यहाँ से फाइनली हमें y की पावर 4 मिल जाएगी, और उसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा, तो ये हमें मिलेगा y की पावर 5 और जेड क्यूब एज अ कांस्टेंट ट्रीट करा हमने, 1/2 आउटसाइड चल रहा था और लिमिट रहेगी 0 से 1, जो y की लिमिट है वो थी 0 से z। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, 1/2 z की पावर 8 और लिमिट है 0 से 1, और इसको इंटीग्रेट करेंगे z के रेस्पेक्ट में, यहाँ से हमें क्योंकि 5 और आउटसाइड आया था तो यहाँ पर 5 वो मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये हो गया 1/10, और z को इंटीग्रेट करेंगे z की पावर 9/9, और लिमिट 0 से 1, फाइनली 1/90 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए आपका ट्रू होगा। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और वो एग्जैक्ट है, लेकिन अल्फा के किस वैल्यू के लिए, वो अल्फा की वैल्यू हमें निकालना है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज किया गया है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा देते हैं, जो कि है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर m का जो फंक्शन है, m फंक्शन जो है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस एल्फा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और फंक्शन n है 2 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब वाई। हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा m का विद रेस्पेक्ट टू y, तो जो कि हमें मिलेगा 2 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 ना मिलके 3 मिलेगा, प्लस 2 एल्फा एक्स स्क्वेयर वाई, और n का करना होगा x के रेस्पेक्ट में, हमें मिलेगा 3 वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 3 वाई एक्स स्क्वेयर। एग्जैक्टनेस के लिए जरूरी है कि पार्शियल m विद रेस्पेक्ट टू y इक्वल्स होना चाहिए पार्शियल n विद रेस्पेक्ट टू x। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन उसने खुद ही बोल दिया है कि एग्जैक्ट है। इसका मतलब हुआ 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 2 एल्फा एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल्स टू होगा 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3x स्क्वेयर वाई। 3x स्क्वेयर वाई से 3x स्क्वेयर वाई कैंसिल आउट हो गया। अब आप x स्क्वेयर वाई का कॉफिशिएंट कंपेयर करा लीजिए, तो ये मिलेगा हमें
2 अल्फा इक्वल्स टू 3, यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमें 3/2 मिल जाती है। इस तरह से ऑप्शन बी ट्रू है। तो गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि है mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें m और n की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम m का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और ये होगा 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 18 y स्क्वायर। ऐसे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे n का विद रिस्पेक्ट टू x, और ये मिलेगा हमें 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करना फाइंड आउट करना होगा पार्शियल m विद रिस्पेक्ट टू y माइनस पार्शियल n विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय n, और ये जो वैल्यू आएगा ये आपको 3 मिलेगा। यहाँ पर n यूज किया गया है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ x अलोन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है तो वो x के लिए वर्क कर सकता है, यानी कि फंक्शन ऑफ x का है। if इसको मैं लिख सकता हूं e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस 3dx e रेज टू द पावर 3x। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर c की वैल्यू दे रखी है ग्रेटर देन 0, और एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर दे रखा है 0.11√2 पर, और सरफेस है कोन z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले इस सरफेस को हम नोट करते हैं, तो इसको लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम निकाल सकते हैं नेबुला एफ की हेल्प से। आप इस को फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड बोल दीजिए, और अगर हम नेबुला एफ निकालते हैं 0.11√2 पर, जो कि गिवन पॉइंट है, तो ये हमें एक नॉर्मल वेक्टर देगा। तो सबसे पहले निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ आई हैट, सेम वाई और जेड के रेस्पेक्ट में, और पॉइंट है हमारा 1/√2। ये हो जाएगा 2x आई हैट 2y जे हैट माइनस 2z के हैट, और 0.11√2। अब इस पॉइंट को पुट कर दीजिए तो आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिलेगा 2i कैप प्लस 2j कैप, और यहाँ से मिलेगा क्योंकि √2 है तो -2√2 के कैप। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसके मॉडुलस से डिवाइड करना होगा 2i कैप प्लस 2j कैप -2√2 के कैप डिवाइडेड बाय 4, 4 and 8, 4 plus 4, 4 into 2 8, यहाँ से √16 यानी कि 4 वैल्यू मिलेगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 आई हैट प्लस 1/2 जे हैट माइनस 1/√2 के हैट, और ये जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ये गिवन के सेम है, जो कि दे रखा है हमें ए आई हैट बी जे हैट प्लस सी के हैट। कंपैरिजन करा दीजिए, यहाँ पर कंपैरिजन कराने पर हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। कंसिडर द क्वोशेंट ग्रुप Q over Z of additive group of rational numbers. The order of element 2/3 plus Z in Q over Z is. इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस एलिमेंट का ऑर्डर चाहिए और ऑर्डर होता क्या है। अगर हम नॉर्मली अगर किसी ग्रुप Z की बात करें तो इसका एलिमेंट का ऑर्डर वो लीस्ट n होगा, जो a, सपोज a बिलोंग्स टू Z,
ए रेज टू द पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी दे दे, आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप। सो ये जो लीस्ट एन होता है इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा वो चेंज लगता है। अगर कोई एक क्वोशेंट ग्रुप है, सपोज करिए Q ओवर Z, दिस इज क्वोशेंट ग्रुप, नो नीड टू चेक इट इज ग्रुप और नॉट, ग्रुप ऑफ रेशनल एंड विद रेस्पेक्ट टू प्लस, दिस फॉर्म्स ग्रुप। इसका कोई भी एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं जैसे 2/3 प्लस Z, ये इसका एलिमेंट होगा Q ओवर Z का। तो ये तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं जिसका ऑर्डर हमें निकालना है। इन जनरल इसमें इस केस में होता क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट होता है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 प्लस Z, जो आपका Q ओवर Z में बिलोंग कर रहा हो, उसका एलिमेंट वो लीस्ट n होगा जो n इंटू P बाई Q प्लस Z एक इंटीजर हो मीन्स ये बिलोंग कर जाए सेट ऑफ इंटीजर को। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो अगर हमें 2/3 प्लस जेड का अगर ऑर्डर निकालना है, 2/3 प्लस जेड का अगर ऑर्डर निकालना है तो हमें एक n को सीक करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, जो n इंटू 2/3 प्लस जेड हमें एक इंटीजर मिल जाए। और ये जो n है ये लीस्ट होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि हमें एक या एक से ज्यादा n मिल जाएं, लेकिन हमें वही वाला पुट करना है या चूज करना है जो लीस्ट हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम n को 2 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 2/3 प्लस जेड इक्वल टू 4/3 प्लस जेड, दिस इज रेशनल सो नॉट बिलोंग्स टू जेड। सो 2 तो इसका एलिमेंट, 2 तो इसका ऑर्डर नहीं है। हम n इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं, 3 इंटू 2/3 प्लस जेड, तो ये हमें देता है 6/3 प्लस जेड, जो कि हमें मिलता है 2 प्लस जेड, और जो कि ये मिलता है जेड, एक तरह से बिलोंग कर जाता है जेड को, मीन्स ये एक इंटीजर है। अब एक तो किसी का अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता तो हम n इक्वल टू, बिकॉज ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो इसका ऑर्डर 1 तो हो ही नहीं सकता, तो डायरेक्ट हमने स्टार्ट किया 2 से, और 2 के बाद 2 ऑर्डर हुआ नहीं तो n इसका ऑर्डर हो गया, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज चेक कर रहे थे। तो यहाँ पर ये लीस्ट है, नो नीड टू फर्दर चेक दिस इज लिस्ट और नॉट, ये लिस्ट है, तो हमें यहाँ पर इसका ऑर्डर 3 मिल जाता है कंफर्म। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि n और भी एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर n इक्वल टू मैं 6 पुट करूं तो 6 इंटू 2/3 प्लस जेड, यहाँ से मुझको मिलता है 12/3 प्लस जेड, और यहाँ से मुझको मिलता है 4 प्लस जेड, जो कि एक इंटीजर है। तो ऐसे n कई सारे मिलेंगे हमें, लेकिन लीस्ट वन जो है वो 3 है, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो 3 होगा। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर क्योंकि हम क्वेश्चन ग्रुप की बात कर रहे थे, क्वेश्चन ग्रुप से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी आ जाती है जो साइक्लिक ग्रुप के लिए होती है, क्योंकि ऑर्डर कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है साइक्लिक ग्रुप में, और नहीं भी करता है, मतलब साइक्लिक ग्रुप होगा तो वो उसके ऑर्डर पर काफी रिलेटेड प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमें क्वेश्चन ग्रुप से रिलेटेड एक साइक्लिक प्रॉपर्टी आती है, क्वेश्चंट क्वेश्चंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर क्वेश्चन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप से फॉर्म हो रहा है तो वो भी क्वेश्चन ग्रुप जो होगा वो भी साइक्लिक होगा। यहाँ पर W एक वेक्टर स्पेस दे रखा है, W एक वेक्टर स्पेस है ओवर R, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको डिफाइन की गई है R6 से W तक, और एक सेट S दे रखा है जिसमें 3 एलिमेंट है TE2, TE4 और TE6, यानी कि स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस R6 के कुछ एलिमेंट्स की इमेज दे रखी है। आपसे पूछा गया है इन चार में से कौन सा करेक्ट है।
तो यहाँ पर एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा चारों में से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये एक स्पैनिंग सेट है, एस जो है वो स्पैनिंग सेट है डब्लू का, और हम जानते हैं कि बेसिस जो होता है वो स्मॉलेस्ट स्पैनिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। स्मॉलेस्ट स्पैनिंग प्लस लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। अगर ये स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट है डब्लू का, तो इसका मतलब हुआ अगर डब्लू का ये बेसिस बनता भी है, इन एनी केस अगर ये डब्लू का बेसिस बनता भी है, यानी कि ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो भी जाते हैं, तो डायमेंशन ऑफ डब्लू जो है वो एटमोस्ट 3 होगी। 3 से ज्यादा तो होगी नहीं, क्योंकि इसके स्पैनिंग सेट में 3 एलिमेंट हैं, तो डायमेंशन 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकती है, एटमोस्ट होगी। और हम रैंक नलिटी थ्योरम से ये बता सकते हैं कि नलिटी जो है यहां पर, क्योंकि जो रैंक जो है आप यहां पर समझे, जो TR6 है ये एक इमेज सेट है जो डब्ल्यू में जाएगा, क्योंकि इमेज सेट तो कोडोमेन में ही जाएगा। अगर कोई इमेज सेट मतलब सबसेट है, तो इसका मतलब हुआ डायमेंशन ऑफ TR6 जो हुई वो लेस होगी डायमेंशन ऑफ डब्लू, और डायमेंशन ऑफ डब्लू क्या है, एटमोस्ट 3। यहां से TR6 यानी कि जो आपकी रैंक है वो 3 से कम है, इसका मतलब जो नलिटी है वो 3 से ज्यादा होगी, एटलीस्ट 3 होगी। नलिटी में 3 से ज़्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि मोर देन 1 एलिमेंट है, इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एस एक बेसिस फॉर्म करे, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट की कोई कंडीशन यहाँ से आ नहीं रही है, तो अदर ऑप्शंस आपके फॉल्स हो जाएंगे। यहाँ पर हमें एक सब स्पेस WR3 का दे रखा है, और इसका वो सबसेट भी है और सब स्पेस भी है, और आपसे पूछा गया है कि डायमेंशन ऑफ W क्या होगा। तो किसी भी सब स्पेस के डायमेंशन का मीनिंग है कि हम कितनी तरह से वेक्टर को चूज करने पर इंडिपेंडेंट है, यानी कि डब्ल्यू में वो टपल्स आएंगे, यानी कि एन टपल होगा XYZ जो R3 को बिलोंग करता है और इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड जो है वो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि हम कितने कंपोनेंट्स पर फ्री हैं, एक तरह से इंडिपेंडेंट है इनके वैल्यूज चूज करने के लिए। तो सबसे पहले जो एक गिवन कंडीशन है उसको देख लेते हैं, या हम ये कहें कि इन तीनों कंडीशन का जो सॉल्यूशन होगा, जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, इंपॉर्टेंट है कॉमन सॉल्यूशन, यानी कि 2x प्लस 2y+z इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 3y-2z इक्वल्स टू 0, और x प्लस y-3 इक्वल्स टू 0। इन तीनों जो ये इक्वेशन है, इन तीनों के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, और इसके लिए जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो 2 2 1 3 3 -2 1 1 -3, ये इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया है। और हम इसमें देखेंगे कि इसकी नलिटी क्या है, क्योंकि नलिटी बताती है कि वो एक्स वाई जेड जो है इसमें से कितने फ्री हैं हम। तो यहाँ पर इसकी नलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा देते हैं, ताकि हम इसकी नॉन जीरो रोज या नॉन जीरो कॉलम्स देख पाएं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने पर हमें जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा 1 1 -3, आप सुटेबल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, मैं जो लगा रहा हूँ उसके हिसाब से मिल रहा है मुझे 3 3 -2 2 2 1। मैंने फर्स्ट और लास्ट रो को इंटरचेंज कर दिया है, फिर उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया ज्यादा से ज्यादा जीरोस बनाने के लिए फर्स्ट पाइवोट के नीचे। 1 1 -3 0 0 7, और लास्ट भी मुझे मिला 007। तो आप देख सकते हैं सेकेंड और थर्ड रो सेम है, तो एक रो को डिलीट कर सकते हैं, तो इसकी जो रैंक है वो 2 है और नलिटी 1 है। नलिटी 1 ने हमें बता दिया कि एक्स वाई जेड में से एक कंपोनेंट पर हम फ्री हैं, यानी कि इसकी जो डायमेंशन होगी डब्ल्यू की वो 1 होगी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर आपको अब भी कुछ डाउट है तो यहाँ पर जो हमें यहाँ पर ये मिला है लास्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए एक्स वाई जेड, और आपका जो बेसिक वेरिएबल है उसको लिखिए फ्री वेरिएबल में, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि जब हम फ्री वेरिएबल में लिखेंगे तो एक एलआई वेक्टर मिलेगा आपको, तब भी आप बता सकते हैं। एक मैट्रिक्स भी दे रखा है जिसका साइज 4x4 है, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 10 है, तो हमें डिटर्मिनेंट निकालना है -3 p का।
ये डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो हम एक प्रॉपर्टी को डिटर्मिनेंट की रिकॉल कर लेते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है और उसको स्केल्ड किया गया है सी से, तो सी टाइम्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, सी रेज टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और जहां पर एन जो है ये है साइज ऑफ ए, यानी कि ए किस साइज का है। तो इस कंसेप्ट से हम लिख सकते हैं -3 पी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा -3 रेज टू द पावर 4, क्योंकि पी का जो साइज है वो 4/4 है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी। और डिटर्मिनेंट ऑफ पी आपको यहाँ पर पता ही है, ये हमें 81 मिलेगा और ये 10 दे रखा है, यानी कि 810, ऑप्शन डी करेक्ट। If the power series summation a and x raised to the power n converges for x equal to 3, then the series same series absolutely for x equal to -2, not absolutely for x equal to -1, not absolutely for x equal to 1, diverges for x equal to -2, means converges of this power series somehow telling us for x equal to 3। मतलब ये हुआ कि पावर सीरीज जो है x इक्वल टू 3 के लिए कन्वर्स कर रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो पावर सीरीज है, इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 3 या 3 से ज्यादा है, 3 से कम नहीं हो सकता है। अगर 3 से कम होता तो ये यहाँ पर कन्वर्ज नहीं करती पावर सीरीज। तो 3 है या 3 से ज्यादा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पावर सीरीज है ये इक्वल टू 3 के लिए तो है ही ट्रू, और क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 3 या 3 से ज्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है कि ये जो है 3 या 3 से ज्यादा की वैल्यू के लिए, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं 3 या 3 से ज्यादा की वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। तो इसका मतलब हुआ mod x is 3, mod x is less than 3 means this power series converges for this value। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या कहता है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ये कहता है कि जो टर्म्स है सीरीज का, टर्म्स पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, यानी कि ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव। तो अगर हम सीरीज के टर्म्स को पॉजिटिव कर दें तो उस सीरीज की जो कन्वर्जेंस होती है उसको हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस यहाँ पर ये दिखा रहा है बिकॉज ऑफ mod is taken, और you can say neighborhood of जीरो, नेबरहुड ऑफ जीरो भी कह सकते हैं, या आप इसको इंटरवल भी कह सकते हैं एक। तो ये जो x है ये कहाँ से आ रहा है, ये -3 से बड़ा है और 3 से लेस है, और इन सब के लिए ये जो है एब्सोल्यूट कन्वर्ज होगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी ये पावर सीरीज। अब यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कहता है कि ये जो पावर सीरीज है वो x इक्वल टू -2 के लिए कन्वर्स करेगी एब्सोल्यूटली। तो ये बात सही है क्योंकि -2 इस इंटरवल में है। फिर ऑप्शन बी में कह रहा है कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्ज नहीं करेगी x इक्वल टू -1 के लिए, जबकि वो करेगी क्योंकि -1 भी इस इंटरवल में है, लेकिन नोट की वजह से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाता है। ऑप्शन सी कहता है कन्वर्जेस बट नॉट एब्सोल्युटली फॉर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 भी इस इंटरवल में है तो उसके लिए भी ये एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी, लेकिन नोट की वजह से ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाता है। एंड डाइवर्जेस फॉर x इक्वल टू -2, -2 जो है वो भी इस इंटरवल में है। तो सभी जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए थे ऑप्शंस में, सभी के लिए ये जो पावर सीरीज है ये कन्वर्ज करती है, लेकिन किसी में नोट है किसी में डाइवर्ज है, इस वजह से अदर ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज वी हैव टू चेक। तो इस तरह की सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए जिसमें फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो, हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए रेशियो टेस्ट, क्योंकि रेशियो टेस्ट की हेल्प से हम फैक्टोरियल को रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो टेस्ट में क्या होता है, हम निकालते हैं un अपॉन un प्लस 1, इसकी हेल्प से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता है और हमें एक लीनियर फॉर्मेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मिल जाता है, और जिसकी हेल्प से हम इजीली लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें चेक करना होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ un
अपॉन यू एन प्लस वन। अगर ये ग्रेटर देन वन होगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, और अगर ये लेस देन वन होगा तो श्योरली ये डाइवर्स करेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो क्या तो ये कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी। लेकिन अगर इक्वल हो जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते कि ये कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी, और केस तो नहीं हो सकता है ऑसिलेटरी टाइप का, इसका केस नहीं होगा, क्या तो कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी। लेकिन इक्वालिटी पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी, उसमें हमें इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना होता है। तो रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट से पावरफुल रूट टेस्ट होता है। कुछ सीरीज की जो कन्वर्जेंस है वो रूट टेस्ट से हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, या रूट टेस्ट वहां पर फेल हो जाता है, या डायरेक्टली उसको इम्प्लाई नहीं कर पाता उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को, बट रूट टेस्ट उसको कर देता है। तो यानी कि हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि रूट टेस्ट इज मोर पावरफुल देन रेशियो टेस्ट। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं और यहाँ पर इन्वॉल्व है फैक्टोरियल, तो हम इसमें रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें चेक करना होगा लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, और इसके लिए हमें यू एन जो गिवन है n फैक्टोरियल अपॉन 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n प्लस वन प्रोडक्ट विद n फैक्टोरियल। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ n प्लस वन और इसको लिखा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस वन इंटू 2n प्लस वन। क्योंकि जो लास्ट यहाँ पर जो ये लास्ट टर्म है इसमें जब हम n की जगह n प्लस वन पुट करेंगे इस टर्म में, तो ये हमारा आएगा, क्योंकि ये था 2n माइनस वन और n को हमने रिप्लेस करा n प्लस वन से, तो 2 इंटू एन प्लस वन माइनस वन, ये होगा हमारा 2n प्लस टू माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 2n प्लस वन, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ये यहाँ से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर से, और ये फैक्टोरियल यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, तो हमें अब जो लिमिट फाइंड आउट करना है n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, वो बचता है लिमिट 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये लीनियर फॉर्मेट में आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये लीनियर फॉर्मेट में आ गए हैं या पॉलिनोमियल फॉर्मेट में। और जब इस तरह से होता है तो हायर पावर का कॉफिशिएंट देखा जाता है। हायर पावर का यहाँ पर कॉफिशिएंट जो है वो 2 है, और इसमें भी हायर पावर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो 2 अपॉन वन, यानी कि जो इसकी लिमिट है वो 2 है। या आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से आप कॉमन लीजिए n, तो ये मिलेगा 2 प्लस वन अपॉन n, और यहाँ से मिलेगा 1 प्लस वन अपॉन n, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें अब जब आप लिमिट लेंगे तो ये फिर से ये वाली टर्म जीरो को चली जाएगी, तब भी आपका जो लिमिट है वो 2 अपॉन वन ही आएगा, और ये ग्रेटर देन है 1। तो रेशियो टेस्ट इंप्लाई करता है कि ये सीरीज जो है कन्वर्ज करेगी। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसका हमें लिमिट फाइंड आउट करना है, और इस एक्सप्रेशन में अगर हम डायरेक्ट लिमिट पॉइंट पुट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमें इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस टी क्यूब डी टी अपॉन एक्स स्क्वेयर इस तरह से मिलेगा, और 0 टू 0 इंटीग्रल आपका 0 हो जाएगा और नीचे भी आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 0 बाय 0 फॉर्म आती है या एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और जब भी इस तरह की फॉर्मेट 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट आपको मिलता है तो आप इसमें एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एल हॉपिटल रूल आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेटली डिफ्रेंसिएशन करना होगा। अगर हमें यहाँ पर जो न्यूमरेटर है अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन यहाँ पर यूज होगा। इसका मतलब हम इसमें लेबनिज रूल अप्लाई करेंगे। लेबनिज रूल के अकॉर्डिंग हम जो वेरिएबल है उसको रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से, और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस सेम वर्क करेंगे लोअर लिमिट के लिए, लेकिन जब लोअर लिमिट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 अपॉन डिनोमिनेटर का यानी कि 2x हो जाएगा, और यहाँ से 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारी जो लिमिट जा रही थी वो थी x टेंस टू 0।
इस तरह से हमें एक्सप्रेशन मिलता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो ये हमें मिलेगा 2। तो इस एक्सप्रेशन की लिमिट 2 है। इवेल्युएट दिस डबल इंटीग्रल, अगर इस डबल इंटीग्रल को हमें इवेल्युएट करना है तो सबसे पहले हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये 0 से 4 और रूट 4 माइनस एक्स से 2 पर जा रहा है, ये e रेज टू द पावर 3y dy dx। इस तरह से हमें इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। और अब इसको y के रेस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो 0 से 4 e रेज टू द पावर 3y अपॉन 3 dx, और ये जो लिमिट रहेगी ये रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स से 2 तक। आप लिमिट पुट कीजिए इसमें तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा 1/3। आप आउटसाइड ले लीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये मिलेगा 0 से 4 e रेज टू द पावर 6 माइनस e रेज टू द पावर 3 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लिख सकते हैं 4/3 e रेज टू द पावर 6 क्योंकि ये कांस्टेंट था, माइनस 1/3 इंटीग्रल साइन 0 टू 4 e रेज टू द पावर 3 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स dx। अब हम इसको लेट कर लेंगे कि जो ये 4 माइनस एक्स है इसको आप लेट कर लीजिए टी स्क्वेयर से। तो लेट 4 माइनस एक्स इक्वल टू टी स्क्वेयर, यहाँ से आपको मिलेगा डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2t dt। और जो न्यू लिमिट्स होंगी वो क्या होगी, आपकी जो लोअर होगी लोअर लिमिट आपकी यहाँ पर 2 हो जाएगी, और जो अपर लिमिट है वो 0 हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4/3 ई रेज टू द पावर 6 माइनस 1/3, और ये अब आपका इंटीग्रल हो जाएगा 2 से 0 और e रेज टू द पावर 3t और माइनस 2t dt। इसको हमने इस तरह से लिखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4/3 ई रेज टू द पावर 6 माइनस, और माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, ये लिख सकते हैं 2/3 और इंटीग्रल साइन 2 से 0 ई रेज टू द पावर 3t t और dt। अब आप इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब आप अप्लाई करेंगे तो उसकी हेल्प से मैं लिख सकता हूँ 4/3 ई रेज टू द पावर 6 प्लस 2/3 विद इन ब्रैकेट t ई रेज टू द पावर 3t/3 माइनस इंटीग्रल साइन ई रेज टू द पावर 3t/3 dt, और इसकी जो लिमिट थी वो 2 से 0। इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ 4/3 e रेज टू द पावर 6 प्लस 2/3 विद इन ब्रैकेट t e रेज टू द पावर 3t/3 माइनस 1/3 e रेज टू द पावर 3t/3, और जो हमारी लिमिट थी वो 2 से 0। अभी तक हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया है, और इस एक्सप्रेशन में आप जब लिमिट पुट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 2/27 13 ई रेज टू द पावर 6 माइनस 1। यही आपका फाइनल आंसर होगा।